वेलकम टू विजन प्लस। मैं दिलीप मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा एक प्रकार की देशांतरी रेखा है जिसके आधार पर भारत के समय का निर्धारण किया गया है। ठीक है, इसे भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा माना जा रहा है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। ठीक, अब यहाँ पे 82.5 पूर्वी देशांतर यानी कि मानक समय रेखा को लेकर के कई प्रश्न आपके मन में हो रहे होंगे कि जैसे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत की मानक समय रेखा क्यों माना गया। और अक्सर सुनते हैं कि भारत का जो समय है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है, तो कैसे आगे है भारत का समय। तो इस टाइप से मतलब कई प्रकार के प्रश्न मन में बन रहे होंगे। तो आज इन सारे डाउट्स को हम लोग जो है इस क्लास में क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा कि एक मानचित्र भारत का आपको दिख रहा होगा और इस पे एक लाइन ड्रा की गई है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट ये जो रेखा है इसी को हम कहते हैं भारत की मानक समय रेखा। एक प्रकार की क्या है, ये काल्पनिक देशांतर रेखा है। ठीक है, देशांतर रेखा क्या होती है? देशांतर रेखा, ठीक है, ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से क्या कर रही हैं, जोड़ रही हैं। ठीक, ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती हैं, उसे क्या कहते हैं हम, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, एक प्रकार की ये अर्धवृत्त होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं। कुल मिलाकर के देशांतर रेखाओं की जो ग्लोब पे संख्या है वो कितनी है, 360। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा ग्लोब का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ग्लोब हो गया, ये यहाँ पे हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये हो गया आपका साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पॉइंट्स हो गए। तो देशांतर रेखाएं क्या है कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली रेखाओं को ही हम क्या कर रहे हैं, देशांतर रेखा कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल को क्या करती हैं, साउथ पोल से जोड़ती हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, देशांतर रेखा कहेंगे। ठीक, अब देखिए प्रश्न बनता है कि कुल देशांतर रेखा कितनी है। तो कुल देशांतर रेखा जो है, कुल देशांतर रेखा 360 है। कितनी, 360। क्योंकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त हैं एक दूसरे ग्लोब पे। आप समझिए इस तरीके से कि अगर हम मान लें कि ये 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ पे ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। ठीक, और इसको आप मान लेते हैं 180 डिग्री देशांतर, जो यहाँ से होकर के जा रही है 180 डिग्री देशांतर। ठीक, तो 0 से 180 एक तरफ ग्लोब पे, ग्लोब आप देखे होंगे, ग्लोब के एक तरफ 0 से 180 और दूसरी तरफ 0 से 180, यानी 0 को अगर आधार मान करके आप एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में चलेंगे तो आप कहाँ पे जाकर के मिल रहे हैं, 180 डिग्री देशांतर पर जाकर के मिलते हैं। तो 0 से 180 क्लॉकवाइज एंड 0 से 180 एंटी क्लॉकवाइज मिलाकर के कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अगर 0 और 180 को आधार मान करके इनको मिला करके, चूंकि 0 के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है, तो इसको अगर आधार मान करके काटा जाए तो ग्लोब दो बराबर भागों में क्या होगा, बट जाएगा, दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट इसका, थोड़ा सा इसको आपने सीख लिया। अब यहाँ पे किन किन रेखाओं की इंपॉर्टेंसी मेन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। और ये पास करती है कहाँ से, ग्रीनविच से। ग्रीनविच, ग्रीनविच कहाँ पे है, ग्रीनविच है लंदन, ग्रीनविच वेधशाला है, तो ग्रीनविच के क्षेत्र से पास करती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। जीएमटी नाम से इसको नोटिस किया जाए, जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या 0 डिग्री यामोत्तर, ठीक है, या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, इसे नाम दिया गया। इसी को आधार मान करके पूरे विश्व में जितने भी कंट्री हैं वहाँ पे हर देश का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है, टाइम जोन है, जो इसी के आधार पे वर्क करता है। यानी कि ये बेस होता है, यहीं से आप इसी के आधार पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे समय आगे चल रहा है, कहाँ पे समय पीछे है, कहाँ पे दिन आगे हुआ, कहाँ पे दिन पीछे हुआ। ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप समझते हैं। ठीक है,
180 डिग्री देशांतर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। इसका भी बड़ा रोल है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर ये कितने जगहों पे फोल्ड की गई है, क्यों फोल्ड की गई है, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट साइड में थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो खींची गई है जलीय क्षेत्र से ही खींची गई है। आप ग्लोब पे देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कहीं स्थल खंड को टच करते हुए नहीं गई है। कारण ये है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को अगर किसी स्थल खंड से, सपोज दैट आप ये ले लीजिए कि मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आ रही है और यहाँ पे एक भूखंड है, ये क्या है, भूखंड है, तो अगर इससे होकर के पास करेगी तो इसके पूरब का जो टाइम या पूरब का जो दिन होगा वो अलग होगा और पश्चिम का दिन जो होगा वो अलग होगा। इसलिए जो है एक ही क्षेत्र में अगर देखेंगे तो 2 दिन को रिप्रेजेंट होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है मतलब ये जैसे डाउट को हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या किया गया है, जलीय सीमा से गुजारा गया है, पास किया गया है। तो इस पे डिटेल किसी क्लास में चर्चा हो जाएगी। फिलहाल आज जो मेरा टॉपिक है वो भारत की मानक समय रेखा है, तो उसके संदर्भ में 0 डिग्री देशांतर को आप समझ लेंगे जिसको अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं, और उसी के साथ में 180 डिग्री देशांतर समझ लिया गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360, और प्रत्येक देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा, इसके पहले आपने पढ़ा क्योंकि कर्क रेखा जो थी वो एक प्रकार की अक्षांश रेखा थी, काल्पनिक अक्षांश रेखा थे, और ये जो भारत की मानक समय रेखा है ये देशांतर रेखा है। तो प्रत्येक अक्षांश और प्रत्येक देशांतर रेखा 1-1 डिग्री के अंतराल पर ग्लोब पे खींची गई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या बन रहा है कि जैसे प्रश्न ये बनेगा कि भारत का जो समय है, ठीक है, भारत का समय यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो GMT से 5.5 घंटा आगे है। तो क्यों आगे है, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं, ठीक। और पूरे ग्लोब को कितने जोन में बांटा गया है ये भी देख लेते हैं, और जोन में बांटने का जो बेस क्या है या किस यूनिट के आधार पे ग्लोब को जोन में बांटा गया उसको भी हम समझते हैं। तो आइए, ये हो गया आपका ग्लोब, ठीक है, ये है ग्लोब। इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है इसको हम 0 डिग्री देशांतर अगर मान लें, ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर इसको हम माने, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर से एक तरफ मतलब ऐसे जाएंगे पीछे, फिर दूसरे 0 डिग्री देशांतर के पीछे, क्योंकि इसके पीछे ही 180 डिग्री देशांतर होगी, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर के एक तरफ यानी कि इधर का पार्ट ये पूर्वी गोलार्ध होगा, ठीक है, ये क्या है, पूर्व है, और ये आपका क्या है, पश्चिम है, ठीक। तो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में कुल कितने लाइन ड्रा की गई है, 180, 180 दोनों में कॉमन है। यहाँ पे भी कितनी लाइन ड्रा की गई है, 180, समझ आ रहा है ना, ठीक है, 180 पूर्व में और 180 पश्चिम में, दोनों साइड 180 देशांतर रेखाएं खींची गई और 180 देशांतर जो है कॉमन हो गई या तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जो निर्धारण हुआ है जोन का जो निर्धारण हुआ है ग्लोब पर वो कैसे हुआ है, उसके लिए जो बेस माना गया, अंतरराष्ट्रीय एक सहमति बनी कि 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री को आधार मान करके, 7.5 डिग्री को आधार मान करके पूरे ग्लोब को उसी के सहारे बांट दिया जाए। तो 7.5 डिग्री अगर आप आधार मान रहे हैं तो 0 डिग्री देशांतर के एक तरफ 7.5 डिग्री और 0 डिग्री देशांतर के दूसरे तरफ 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री एक तरफ और 7.5 डिग्री दूसरी तरफ। तो ये पूरा क्षेत्र इसे एक जोन कह दिया गया, ये क्या है, एक जोन माना गया है। इसी को आधार मतलब इसी क्रम में पूरे ग्लोब को बांट दिया गया जोन के अकॉर्डिंग, इसी क्रम में बांटा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये 7.5 डिग्री एक तरफ और 7.5 डिग्री दूसरी तरफ ले जा रहे हैं तो कुल कितने देशांतर हो रहे हैं, तो कुल देशांतर जो यहाँ पे मिल रहे हैं वो हो रहे हैं कितना, 7.5 + 7.5 = 15 डिग्री देशांतर,
15 डिग्री देशांतर, और 15 डिग्री देशांतर को एक जोन मान लिया गया, एक जोन माना गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ग्लोब पर कुल कितने जोन हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल है। ठीक है, ग्लोब पर जोन की कुल संख्या, जोन की कुल संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, चूंकि 360 है टोटल, तो 360 बटे 15 करेंगे, तो 360 बटे 15 किए तो 15 दूना 30, 15 चौका 60, यानी कि कुल 24 जोन हो रहे हैं। कितने, 24 जोन। ठीक है, ग्लोब को कुल कितने जोन में बांट दिया गया, 24 जोन में बांटा गया। ठीक है, और फिर उसी के आधार पर टाइम जोन का निर्धारण किया गया। टाइम जोन का एक अलग क्लास होगा हम लोग का। ठीक, तो ये रहा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये बन रहा है कि जैसे कहा जा रहा है कि भारत का समय अंतरराष्ट्रीय समय से कितना आगे है, 5.5 घंटा। तो आइए अब उस पॉइंट को समझते हैं। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब जो भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो 82.5 डिग्री पूर्वी है। तो मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको हम मानते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो ये 0 डिग्री देशांतर से किधर है, पूरब की तरफ है ना, 0 डिग्री देशांतर से पूरब की तरफ है। और हम जानते हैं कि पृथ्वी जब अपने, देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः, अपने अक्ष के परितः जो उसका घूर्णन है, ठीक है, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष के परितः, पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः, ठीक है, रिवोल्यूशन यानी घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूर्णन जो है कैसे है, पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व है। पृथ्वी अपने अक्ष के परितः पश्चिम से पूर्व घूम रही है। तो जब पश्चिम से पूर्व घूमेगी तो सूर्य का जो प्रकाश होगा, ठीक है, पश्चिम से पूर्व घूम रहे हैं तो सूर्य का जो प्रकाश होगा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश वो कहाँ पे, वो पूर्वी क्षेत्र पे पहले पड़ेगा, पूर्वी क्षेत्र पर पहले पड़ेगा। ठीक है, सूर्य का, चूंकि सूर्य के जनरली हम जानते हैं कि सूर्य पूरब से निकलता है, ऐसा एज्यूम करिए कि सूर्य पूरब से निकल रहा है, तो अगर पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूम रही है तो सूर्य का प्रकाश पूर्वी भाग पे पहले पड़ेगा। ठीक है, तो पूर्वी भाग पे पहले पड़ेगा तो पूर्वी गोलार्ध में जितने भी देश होंगे वहां पे दिन क्या रहेगा, आगे रहेगा, वहां पे समय क्या रहेगा, आगे रहेगा। ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट में कि अगर ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ठीक, और ये 82.5 डिग्री है, तो एक पॉइंट और आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पृथ्वी 24 घंटे में, पृथ्वी क्या कर रही है, 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर पार कर जाती है। ठीक है, 360 डिग्री देशांतर पृथ्वी 24 घंटे में पार कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 डिग्री देशांतर पार करने में उसे कितना समय लगेगा, तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में, यानी लगा समय, पार करने वाला घूमने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, लगा समय 360 बटे 24। ठीक है, 24 डिग्री देशांतर, सॉरी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर पार कर रही है, तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में जो उसको समय लग रहा है, ठीक है, तो 1 मिनट, 24 घंटा है तो 24 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1440 आ गया, 1440 बटे 360 करेंगे तो लगभग 4 मिनट। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, 4 मिनट में, 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर, ठीक है, पार कर जाता है, पार कर जाता है। ठीक है,
तो 4 मिनट में अगर वो 1 डिग्री देशांतर पार कर रहा है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री देशांतर पार करेगा, ठीक है। तो 1 घंटे में वो कितना पार करेगा, 15 डिग्री देशांतर पार करेगा। समझ में आ रहा ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर मान लेते हैं कि ये 180 डिग्री पश्चिम है और इसको आप मान लेते हैं कि ये 180 डिग्री पूरब है, 100 डिग्री पश्चिम हो गया, 180 डिग्री पूरब हो गया, तो 180 से 180 कुल मिलाकर के कितने हो गए, 360 हो गए। और अगर ये 15 डिग्री देशांतर पार कर रहा है 60 मिनट में, तो 360 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगाएगा, तो ये 60 मिनट यानी 1 घंटा, तो 15 दूना 30, 15 चौका 60 यानी 24 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पे अगर दिन जो है, अगर यहाँ पे 3 तारीख है तो इसका मतलब है कि पश्चिम में उसी समय जो है कितने कौन सी तारीख होगी, 1 दिन पीछे होगा यानी कि 2 तारीख होगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही हो गया होगा। अब आते हैं भारत के संबंध में कि भारत का समय जो आगे है वो कैसे है, उसको थोड़ा सा फट से कंप्लीट कर लिया जाए। इसको मिटा लें। तो यहाँ पे देखिए कि 60 मिनट यानी 1 घंटा 15 डिग्री देशांतर पार करने में लग रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ग्लोब पर 0 डिग्री देशांतर से भारत की जो देशांतरी पॉइंट है यानी भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री है, ठीक है। वो क्या है, 82.5 डिग्री है। 0 डिग्री देशांतर से पूरब है, ठीक है। भारत का मानक समय ये है कितना, 82.5 डिग्री पूर्वी। अब इस 82.5 डिग्री को हम ऐसे नोटिस कर सकते हैं 75 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री, ठीक। 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 15 डिग्री गुणे 5 और प्लस 7.5 डिग्री। और 15 डिग्री पार करने में 1 घंटे का समय ले रहा है, तो 1 घंटा गुणे 5 प्लस 7.5 डिग्री तो आधे घंटे का समय हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 5.5 घंटा। तो 5.5 घंटे पहले भारत में जो है सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ठीक है। और उसके 5.5 घंटे बाद कहाँ पे प्रकाश पड़ेगा, 0 डिग्री देशांतर यानी कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा पे। और उसके पश्चिम में जो देश है वहां और भी बाद प्रकाश सूर्य का पहुंच रहा है। तो ये बातें क्लियर हो गई, ठीक। अब आइए अपने भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत का पश्चिम से पूरब जो विस्तार है, पश्चिमी पॉइंट इसका जो है पढ़े हैं आप लोग पिछली क्लास में 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और इसका ईस्ट और पूर्वी पॉइंट भी आपने पढ़ा कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। तो लगभग यहाँ पे विस्तार अगर देखा जाएगा, ठीक है, तो विस्तार जो निकल के आ रहा है 97 डिग्री 25 और 68 डिग्री 7 का, वो लगभग आ रहा है 29 डिग्री 18 मिनट। 29 डिग्री 18 मिनट को अप्रॉक्सीमेट अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसको मान लो 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, 30 डिग्री मान लेते हैं, तो देखें कि 30 डिग्री को पार करने में जो समय लगेगा सन का, ठीक है, वो 2 घंटे यानी कि 15 डिग्री देशांतर पार करने में 1 घंटे का समय ले रहा है, तो 30 डिग्री को पार करने में यानी 2 घंटे का समय लगेगा। 2 घंटे का अंतर होगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, कि जब सन की लाइट यानी अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगी तो उसके 2 घंटे बाद आकर के कहाँ पे पड़ेगी, गुजरात में पड़ेगी। इसीलिए भी कुछ दिन पहले जो है भारत में 2 टाइम जोन की मांग चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे सुबह जल्दी हो जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी सुबह होगा, अगर 2 घंटे पहले सुबह हो रहा है तो 2 घंटे पहले शाम भी यहाँ पे होगी, और यहाँ पे सुबह देर से होगी लेकिन शाम भी उसी हिसाब से देर से होगा, ठीक है। तो जैसे जो ऑफिस टाइम का कॉन्सेप्ट है कि सुबह जल्दी हो रहा है तो ऑफिस जाने के लिए इनके पास पर्याप्त समय रहता है, ठीक है, लेकिन ऑफिस में रहते हैं तभी यहाँ पे शाम हो जाती है। तो ये सारी मतलब अनियमितताएं बन रही हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी को लेकर के जो है लोगों में चल रहा था कि 2 टाइम जोन हो भारत में, लेकिन फिलहाल अभी उस पर कोई चर्चा नहीं, उसको ऐसे ही स्थगित किया गया है, ठीक है, रोका गया है। ये भारत के विस्तार का कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए कि प्रश्न ये बना कि 82.5 डिग्री को ही क्यों माना गया भारत की मानक समय रेखा। तो आप देख रहे हैं कि लगभग जो है 30 डिग्री का विस्तार है। अब इस 30 डिग्री को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो 30 डिग्री, चूंकि 7.5 के गुणज मैंने पहले ही बताया था 7.5 के गुणज में, तो अगर 30 डिग्री को 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो 68
से 15 डिग्री पूरब और 97 से 15 डिग्री, लगभग 15 डिग्री, कंप्लीट 15 डिग्री नहीं है लेकिन लगभग का कॉन्सेप्ट है। तो 68 से 15 डिग्री पूरब और 97 से 15 डिग्री पश्चिम, यानी कि तभी वो मध्य की लाइन मिल रही है जिससे 82.5 डिग्री पे आ रही है। इसीलिए 82.5 डिग्री को भारत की क्या मान लिया गया, मानक समय रेखा, प्रमाणिक मध्याह्न रेखा माना गया। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें जो कुछ छोटे प्रश्न जो बनते हैं उसको भी देख लिया जाए। वो क्या है, छोटे प्रश्नों में है कि जैसे कि कर्क रेखा के संबंध में मैंने पढ़ा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है, कितने राज्य उसके उत्तर में है, कितने राज्य उसके दक्षिण में है। तो उसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर के जा रही है। तो ये 5 राज्यों से होकर जाती है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर के जा रही है। ठीक, अगर ये 5 राज्यों से होकर के जा रही है, समझिए थोड़ा सा, क्योंकि मानचित्र, आप बिना मानचित्र का अध्ययन से चीज़ें क्लियर नहीं होगी ज्योग्राफी की। अगर ये 5 राज्यों से होकर के पास कर रही है तो जाहिर सी बात है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, 23 राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं। तो इसका मतलब है कि 5 राज्य से होकर के जा रही है तो 23 राज्य बच गए। अब वो तो 23 राज्य बच रहे हैं, उसमें कुछ इसके पूर्व में होंगे और कुछ इसके पश्चिम में होंगे, और इसी क्रम में केंद्र शासित प्रदेश भी का कॉन्सेप्ट होगा। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसके पूर्व में कौन कौन से राज्य होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे बिहार है, ये वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है और ये 7 सिस्टर्स है। ठीक है, तो 7 3 10 राज्य इसके पूर्व में, एक केंद्र शासित प्रदेश इसके पूर्व में है। ठीक, और कितने राज्य इसके पश्चिम में होंगे, तो 10 और 5 15, तो कुल मिलाकर के बचे 13 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश इसके पश्चिम में होंगे। ठीक, ये पॉइंट आप अपने से कर लेंगे, ये चीजें नोटिस कर लेंगे कि कितने राज्यों से इसके पूर्व में, कितने राज्य इसके पश्चिम में, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट ये चीजें आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट और बता दिया जाए कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं ना, देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, ये अगर हम इसको विषुवत वृत्त मान लेते हैं तो विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर, ठीक है, ये अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ पे होती है, विषुवत वृत्त पे होती है। सारी चीजें आपको PDF नोट्स के माध्यम से मिल जाएंगी ये चीजें, लेकिन क्लास में ही चीजों को समझ लीजिए, ताकि पढ़ने का मतलब ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो लगभग चीज़ें आपको क्लास में ही कंप्लीट समझ में आ जानी चाहिए। फिर उसका एक जनरली नोट्स बना करके अपना मतलब बाद के लिए रख लेते हैं। तो आप वही चीज़ें यहाँ पे देखिए, इसको समझिए कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी पूछेगा ना कि सर्वाधिक कहाँ पे होती है, तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है कहाँ पे, सर्वाधिक होती है इक्वेटर पर। इक्वेटर पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। ठीक है, और लगभग कितना होती है, 111.32 किलोमीटर। कितना, 111.32 किलोमीटर होते हैं। और सबसे कम कहाँ पे होती है, सबसे कम ध्रुवों पर होती है, सबसे कम ध्रुवों पर होती है, ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर होती है। क्यों ध्रुवों पर सबसे कम हो रही है, क्योंकि हम पढ़े हैं कि देशांतर रेखाएं एक पोल को दूसरे पोल से जोड़ रही है, तो ध्रुवों की तरफ जाते जाते इनके बीच की दूरी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। अच्छा, दूसरा कारण ये भी है कि ये 360 डिग्री का कोण बना रही है। कितने का कोण बना रही है, अक्षांश रेखाओं के सापेक्ष 360 डिग्री का कोण बना रही है ना। तो इसके कारण जो है अब अक्षांश रेखाओं की भी दूरी जो है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, इक्वेटर है। लेकिन अगर इससे ऊपर या उससे नीचे यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ हम बढ़ते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जा रही है और कोण बराबर का बन रहा है, यानी 360 का ही बन रहा है। अक्षांश रेखाओं की डिस्टेंस कम हो रही है, दूरी कम हो रही है, उसकी लंबाई कम हो रही है और कोण 360 का ही बन रहा है। तो इसलिए जो है क्या हो रहा है कि ध्रुवों के पास जाते जाते जो है दूरी कम हो जाती है और ध्रुवों पे सबसे कम यानी कि एक पॉइंट का रूप ले लेती है, यानी 0 हो जाती है ना। तो ये भी कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, इसी क्रम में एक चीज़ और, जगह देशांतर हम पढ़ ही रहे हैं तो देख लेते हैं कि देशांतरों के बीच का जो गैप होता है यानी जो स्थान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो देशांतर के बीच का जो गैप होता है यानी देशांतर के बीच की दूरी, देशांतर के बीच की जो दूरी होती है, दो देशांतरों के बीच की दूरी, उसे गोरे कहते हैं, GORE। किस नाम से जाना जाता है, गोरे कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा भारत की मानक समय रेखा।
भारत की मानक समय रेखा का कॉन्सेप्ट मैंने देख लिया कि कितने राज्यों से होकर के जा रही है, इसी क्रम में इसके पूर्व पश्चिम कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश होंगे ये समझ लिया गया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत की मानक समय रेखा माना गया, क्यों ये भी समझ में आ गया, क्योंकि ये लगभग मध्य में पड़ रही है और 7.5 के गुणज में, इसलिए इसको नोटिस कर लिया गया। जीएमटी से 5.5 घंटे आगे कैसे है वो भी मैंने क्लियर कर लिया कि सनलाइट जो है वो 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटे का समय ले रही है, और ये भारत की जो रेखा है वो पूर्वी गोलार्ध में है, 0 डिग्री से पूरब में है, ठीक है, देशांतर से। तो यहाँ 82.5 डिग्री है, उसको 15 × 75 प्लस 7.5 तो 5.5 घंटे का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो सारे डिटेल्स हमने समझ लिया। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब तो आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा। अच्छा, इससे लेकर के जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिक टाइप के आते हैं। तो एक दिन किसी क्लास में जो है हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे कि जैसे कह देता है कि जब भारत में दोपहर के 12 बजे हैं, ठीक है, उसी समय जापान के एक शहर टोक्यो में जो है शाम के 6 बज रहे हैं। तो पूछ देगा कि वो टोक्यो किस देशांतर रेखा पर अवस्थित है, या वहाँ का जो मानक समय रेखा है यानी देशांतरी जो रेखा है वो क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो इसको समझना होता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो उसको हमें देखना होता है कि भाई अगर भारत में 12 बज रहा है, वहाँ पे 6 बज रहा है, तो 6 घंटे आगे है, और 1 घंटे 15 देशांतर को, तो 15 छक्का 90 देशांतर, और भारत ऑलरेडी 0 डिग्री देशांतर यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे यानी 82.5 डिग्री का इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। टोटल ऐड करेंगे तो 172, ठीक है, यानी कि 172.5 यानी 172.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उसका पॉइंट बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, है ना। तो एक दिन क्लास में हम केवल देशांतर रेखा पे जो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिक टाइप का, उस पर जो है हम लोग अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे, डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज की क्लास में भारत की मानक समय रेखा से रिलेटेड और कुछ अक्षांश देशांतर पॉइंट्स, जो देशांतरी पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने डिस्कस किया। आज की क्लास को सिर्फ रोक रहे हैं।